अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ताया अब्बू सवालिया नज़रों से मुझे देख रहे थे। वो बोले, हाँ क्या बात करना चाहते हो, बोलो। जायदाद वगैरह की मुख्तसर तफसील आपके इल्म में आ चुकी है। ताया अब्बू, सरफराज भाई वापस आ जाएं तो इस पर आगे काम करते हैं। मैंने इन्हें भी तजवीज़ पेश की थी कि हमें इसकी देखभाल के लिए एक छोटा सा स्टाफ रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। मेरे जहन में भी यही बात आई थी। ताया अब्बू ने कहा। मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हो गया कि मेरी बदली हुई बात को ताया अब्बू ने महसूस नहीं किया है। कुछ लम्हों के बाद वो बोले, माशाल्लाह, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। इसकी देखभाल के लिए वाकई कुछ अफराद की ज़रूरत होगी। ताया अब्बू, हमें एक ऑफ़िस भी बनाना होगा, लाजमी है। मैं तुम्हें ये मशवरा दूं कि ये दौर लैपटॉप का है। माशाल्लाह बहुत बड़ी हैसियत वाले हो। तुम्हारा प्लाजा ही इतना शानदार है कि इसमें तुम अपने लिए एक आला दर्जे का ऑफ़िस बना सकते हो। ताया अब्बू से इस मौजू पर देर तक बात होती रही। मैंने इन्हें मुतमईन कर दिया था कि मेरा जहन कुछ पहले होने वाले वाक़े में उलझा हुआ था। बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन तशवीश की बात नहीं थी, बल्कि अब तो ये सारे मामलात काफ़ी दिलचस्प होते जा रहे थे। हाँ, दानिया के सिलसिले में दिल थोड़ा सा ख़राब था। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी छोटी सी मासूम बहन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। गोड़नी अगर ये रुख इख्तियार करती है तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाएगी। बदनसीबी यही थी कि किसी और को इस मामले में शरीक नहीं कर सकता था। अलबत्ता दूसरे दिन सुबह ही सुबह मैं कैसर खान के पास पहुंच गया। अब ये आदत मुस्तकिल हो गई थी कि सुबह को थोड़ी सी वॉक के बाद मैं उसके साथ बैठकर चाय पीता था। कैसर खान बिल्कुल अपनों की तरह मेरा इंतज़ार करता था। मैं उसके पास बैठ गया और बोला, कैसर खान, फिर एक मुश्किल पेश आ गई है। मेरी बहन दानिया को यहाँ खौफजदा किया जा रहा है, उसे बुखार भी हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूँ। कैसर खान के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार फैल गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, अल्लाह ताला रहम करेगा साहब, मैं मुर्शद के हुक्म के मुताबिक पढ़ता रहता हूँ। पहली बार मुर्शद से मुलाकात हुई तो मैंने मुर्शद से तस्करा किया। मुर्शद कहने लगे कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब एक काम करो, मैं पानी दम करता है और आपको पिलाता है, आप इसका आधा पानी बेटी साहब को पिला दो और रोज़ाना ये काम किया करो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फिर मेरे मुर्शद के पास चलो। मैं मुर्शद को बोलेगा कि बेटी साहब के लिए कोई तावीज़ दे दे। इंशाअल्लाह ताला बेटी साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है कैसर खान, मैं तुम्हारे साथ मुर्शद के पास ज़रूर चलूँगा। वैसे भी उनसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। कैसर खान ने मुझे पड़ा हुआ पानी दिया और मैंने वो पानी दानिया को पिला दिया। दानिया की कैफियत वैसे भी खासी बेहतर नज़र आ रही थी, लेकिन मेरा दिल चूँ चूँ का मुरब्बा बना हुआ था। मुझे हर बार मना कर दिया जाता था कि इन मामलात में और वाक़यात में किसी को अपना शरीक ना बनाऊं, और ये बहुत ही मुश्किल काम था। दिल में न जाने क्या क्या होता था, और ऐसी सूरत में खामोशी बड़ी संगीन हो जाती थी। बहरहाल जो कुछ भी था बर्दाश्त तो करना ही था। दिन को 11 बजे के करीब नादिर खान का मुहर्रर आ गया और इसने वो FIR मुझे दिखाई जिसमें नादिर खान ने अपने तौर पर तहरीर लिखवाई थी। इसे पढ़ने के बाद मैंने इस पर दस्तखत कर दिए और नादिर खान का मुहर्रर चला गया। दिन खामोशी से गुजर गया। हीरा, सुल्ताना और दानिया के साथ खासी खुश गपियाँ करती रही। ताई अम्मा की तरफ से भी कोई तहरीक नहीं हुई थी, ना ही सायरा का फ़ोन आया था, जबकि मेरा ख्याल था कि मुझे फ़ोन ज़रूर करेगी। रात को मैं मामूल के मुताबिक तन्हा ही अपने कमरे में सोया। सरफराज भाई से तो अब दिन में 2-3 बार बात हो जाती थी और वो बताते थे कि वो चार्ज दे रहे हैं, जिसमें अभी खासा वक्त लग जाएगा। दानिया की कैफियत भी बेहतर हो गई थी। दूसरा दिन भी मुकम्मल तौर पर खामोशी से गुजर गया, लेकिन तीसरे दिन एक तशवीश ज़दा सूरत हाल सामने आई। नादिर खान ने ताया अब्बू के मोबाइल पर फ़ोन किया और ताया अब्बू मेरे पास पहुंच गए थे। वो साहब, नादिर खान का फ़ोन मौसूल हुआ है, कोई गड़बड़ मालूम होती है। इसने कहा है कि हम फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। अच्छा, यकीनन चांद खां का कोई मामला होगा। इसने बुलाया है तो हम चलते हैं, वरना वो हमेशा हमें तकलीफ़ देने से गुरेज करता है। तायब्बू ने इस बात से इत्तफाक़ किया और चंद ही लम्हों के बाद तैयार होकर हम लोग कैसर खान के साथ पुलिस स्टेशन चल पड़े और थोड़ी देर के बाद नादिर खान के पास पहुंच गए। नादिर खान का चेहरा उतरा हुआ था। बड़ी गड़बड़ हो गई साहब, बैठो। क्या हुआ, खैरियत तो है? मुमताज़ साहब, मैंने चांद खां को एक सड़क पर से उठा लिया था।
इस वक्त वो किसी काम से बाहर निकला था। मैं उसे यहाँ थाने में ले आया और मैंने उसे फ्लैट के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी। ये वही बंदा था जो इस फ्लैट की सफाई वगैरह किया करता था, लेकिन उसने ऐसी किसी बात को कबूल नहीं किया और कहा कि वो तो दानिश सरकार यानी ताहिरा खानम के पास नौकरी करता है, वो किसी फ्लैट की सफाई के लिए नहीं जाता था। जब इसने इस बात का इकरार नहीं किया तो मैंने कुद्सी साहब को बुला लिया। कुद्सी साहब वही साहब हैं जो इस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहा करते थे, और कुद्सी साहब ने एक लम्हे के अंदर उसे पहचान लिया कि ये वही शख्स है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने चांद खां पर थोड़ा सा तशद्दुद किया, लेकिन इतना नहीं कि उसे कोई नुकसान पहुंच जाए। लेकिन रात को चांद खां मर गया, नादिर खान ने कहा, और मैं और ताया अब्बू बुरी तरह उछल पड़े। हाँ, लॉकअप में इसकी मौत वाक़ई हो गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी पर गैर इंसानी तशद्दुद करे। मैंने उसके बस 2-4 थप्पड़ ही लगाए थे। अलबत्ता उसे धमकियाँ दी थी कि वो ज़बान खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुस्तकिल ये कहता रहा कि उसे दानिश सरकार से बात करने का मौका दिया जाए, मगर मैंने उसे इसका मौका ना दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल आराम से लॉकअप में सोया था, खाना वगैरह भी खाया था, लेकिन सुबह को इसकी अकड़ी हुई लाश मिली थी और वो दम घुटने से मरा है। एक बात और आपको बताऊं, उसकी मौत का अंदाज़ बिल्कुल वही है जो इम्तियाज़ साहब की मौत का था। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल वैसे ही लंबे लंबे बाल उसके आसपास भी मिले हैं जैसे वहाँ से दस्तयाब हुए थे, और ये पता नहीं चल सका था कि ये बाल कौन से जानवर के हैं। बड़ी पुरस्रार मौत है उसकी। और अब मेरी जान निकल गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे ताहिरा खानम का फ़ोन आया था और इन्होंने कहा था कि इन्हें इल्म हुआ है कि इनके मुलाजिम चांद खान को मैंने को गिरफ़्तार किया है, वो आ रही हैं। खुदा का शुक्र है इससे पहले आप आ गए। अगर मैंने इन्हें चांद खान की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया है। दानिश सरकार के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बेशक मैं अपना फ़र्ज़ बड़ी खुशसलूबी से और हिम्मत के साथ अदा करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए जनाब, दौर ही ऐसा है कि इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ता है। ये साहिब इक़्तिदार लोग खाना ख़राब कर देते हैं। मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा है। आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि आप मेरी थोड़ी बहुत मदद करें। लेकिन चांद खां कैसे मर गया? ताया अब्बू ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। खुदा की कसम, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। मैंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। इसके अलावा आप उसकी लाश भी देख सकते हैं। मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। मैं उसकी लाश देखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और नादिर खान फ़ौरन अपनी जगह से उठ गया। उसने लाश अभी थाने में ही रखी हुई थी और इसे सर्द खाने वगैरह नहीं पहुँचाया था, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था। चांद खां की लाश देखकर मेरे जिस्म में झुरझुरी सी पैदा हो गई। बड़ी पुरस्रार मौत थी उसकी, और वाकई उसके जिस्म या चेहरे पर तशद्दुद का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। हम वापस आकर थाने में बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद 2 ISI ताहिरा खानम और सायरा के साथ अंदर दाखिल हो गए। ताहिरा खानम शोला जवाला बनी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार थे। हम दोनों को देखकर वो चौंक पड़ी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? दानिश सरकार, आप तशरीफ़ रखिए प्लीज़, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ एक बात बताओ इंस्पेक्टर, तुमने मेरे मुलाजिम पर मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ कैसे डाला? आप बराए करम तशरीफ़ तो रखिए, मैं आपको पूरी तरह मुतमईन करना चाहता हूँ। मुतमईन तो मैं तुम्हें करूँगी, समझे? बात कितनी ही संगीन क्यों ना होती, उसे गिरफ़्तार करने से पहले तो मुझे टेलीफ़ोन नहीं कर सकते थे, जबकि तुम्हें मेरे पास हाज़िरी देनी चाहिए थी। अब ये वक्त आ गया है मेरे ऊपर कि तुम जैसे टके टके के लोग मेरे आदमियों पर हाथ डालने लगे। दानिश सरकार, आप मुझे टके का आदमी कह सकती हैं, कानून को नहीं। अगर आप ये समझती हैं कि मैंने एक कानूनी अमल करके आपकी तौहीन की है तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मेरे खिलाफ़ जो चाहें कर लें। मैं आपको किसी तरह का चैलेंज नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, और ये बता देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपको चांद खान ने एक बार भी आपका नाम लिया होता तो यकीनन मैं आपसे रुजू करता। मुझे तो इसने आखिर तक नहीं बताया कि वो कौन है और कहाँ काम करता है, मगर उसे गिरफ़्तार क्यों किया गया है ये बताओ। आप तशरीफ़ तो रखिए, इंस्पेक्टर नादिर खान ने लजाजत से कहा, और ताहिरा खानम बड़ी नखूत से एक कुर्सी पर बैठ गईं। सायरा मेरे पास आ गई थी। आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ खेल ही गलत हो गया सारा। बड़ी अजीबो गरीब सी बात है ताईजान, मैं आपसे इस बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले मैं इस शख्स से सवाल कर रही हूँ, इसने मेरी इजाज़त के बगैर ये जुर्रत कैसे की?
اگر آپ پوری بات سننا پسند کریں تو میں آپ کو اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتا دوں، میں نے کہا۔ طاہر ابو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً طاہرہ خانم سے ان کی بات چیت بند تھی۔ طاہرہ خانم نے بھی ان کی طرف رخ نہیں کیا تھا اور بڑے پرغرور انداز میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تائی جان، یہ بات تو آپ کے معلوم ہے کہ پاپا کی لاش ایک فلیٹ سے دستیاب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر؟ اس فلیٹ میں کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ ایک ملازم جس کا نام چاند خان تھا فلیٹ کی صفائی کرنے آ جاتا تھا۔ چاند خان کے بارے میں پولیس کو مزید کوئی تفصیل نہیں ملی، البتہ اس کے حلیے کے بارے میں پولیس کو مکمل تفصیل مل چکی تھی۔ بہرطور نادر صاحب کو اس حلیے کا ایک شخص نظر آ گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا نام چاند خان ہے، تو وہ اسے پکڑ کر تھانے لے آئے اور انہوں نے اس کے بارے میں فلیٹ کے آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کروائی، تو سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی وہ ملازم ہے جو فلیٹ کی صفائی وغیرہ کرنے آ جاتا تھا۔ بکواس، جھوٹ، فراڈ! میرا آدمی بھلا کسی فلیٹ کی صفائی کرنے کیوں جائے گا؟ اتنا دیتی ہوں میں اپنے ملازموں کو کہ بڑے سے بڑے دفتروں کے اعلیٰ ملازمین کو بھی نہ ملتا ہوگا۔ بات بے شک خوفناک ہے۔ بہرحال ہم نے چونکہ تھانے میں ایف آئی آر لکھوائی ہوئی تھی اور تفتیش کے بعد اس ایف آئی آر میں اس ملازم چاند خان کا ذکر بھی کیا گیا تھا، چنانچہ اس کے تحت نادر خان صاحب نے چاند خان کو گرفتار کیا تھا۔ پھر ایک اور حادثہ ہو گیا جو ناقابل فہم ہے۔ چاند خان کی اچانک لاک اپ میں موت ہو گئی۔ میں نے انکشاف کیا۔ کیا؟ تائی جان کی دھاڑ گونجی اور وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سائرہ بھی بھونچکی رہ گئی تھی۔ تائی جان کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا، آنکھیں گہری سرخ ہو گئی تھیں۔ کچھ لمحوں تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر ان کی تھرائی ہوئی آواز ابھری۔ مار ڈالا تو تم نے اسے قتل کر دیا تم نے اسے، مگر کیوں؟ کیا چاہتے تھے تم اس سے؟